वेलकम टू दिस चैनल गाइस। तो मैं एक सीरीज चला रहा हूँ मिसलिनियस क्वेश्चंस की। एसएससी सीजीएल में आए हुए क्वेश्चंस हैं और इससे बहुत फायदा होता है। फायदा ये होता है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है क्योंकि आप डिफरेंट चैप्टर्स के सवाल लगा रहे होते हो और रियल एग्जाम में भी डिफरेंट चैप्टर्स के ही सवाल आएंगे। ऐसा तो है नहीं कि एक टॉपिक उठाते हैं। तो इनकी प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है और एक आर्ट होता है कि सबसे पहले इजी क्वेश्चंस को उठाना। तो सबसे पहले हम इजी क्वेश्चंस को ही छांटेंगे इसमें से और ये आर्ट भी सीखेंगे साथ के साथ और प्लस जो चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट हैं वो भी सीखेंगे। और ये आए हुए क्वेश्चंस हैं, ऐसे सीजीएल 2017 के क्वेश्चंस हैं ये। तो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है तो सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं ना अंदाजा लगा रहा हूँ कि इजी क्वेश्चन कौन सा है, तो आप भी पढ़ो साथ के साथ, मन में पढ़ो और मैं भी पढ़ता हूँ, ठीक है। ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन है, इसको बाद में देखते हैं। ये मेरे को इजी लग रहा है क्वेश्चन। आप इस वाले सवाल को पिक करते हैं। मैंने पहला वाला क्वेश्चन स्किप कर दिया, इस वाले सवाल को पिक किया जो कि इससे थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। एग्जाम में भी ऐसे ही करना, ठीक है। बाय सेलिंग, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट सर्टेन प्राइस 170% प्रॉफिट इज अर्नड if cost price is 20% increased, then what will be the profit percent? इसमें पेन एंड पेपर उठाने की भी जरूरत नहीं है। 100% कॉस्ट प्राइस होती है। अगर 170% प्रॉफिट है, इसका मतलब 100 का 170% यानी 270 पे बेचा गया है प्रोडक्ट। 100 रुपए कॉस्ट प्राइस है, 170% प्रॉफिट का मतलब है कि 270 पे सेल किया है प्रोडक्ट, ठीक है। सेल का भूल जाओ, प्रॉफिट कितना है 170। पूछा भी यही है कि प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट तो 170 है 100 का, लेकिन कॉस्ट प्राइस 20% से बढ़ जाती है, यानी अब 100 की 20 हो गई। कॉस्ट प्राइस अगर 20 होगी, प्रॉफिट उतना ही है, सेलिंग प्राइस उतना ही है, तो प्रॉफिट तो फिर कम हो जाएगा ना। पहले 170 था तो अब 20 से कम, अब 150 ही प्रॉफिट हो गया। 150% प्रॉफिट हो गया, परसेंट नहीं, ओनली 150 प्रॉफिट हो गया, ठीक है। और 120 कॉस्ट प्राइस है। अब ये 150 120 का कितना परसेंट है? 150 में 120 तो 100% है, बचा हुआ 30, 120 का 25% है, यानी कि 100 प्लस 25, 125% हमारा इसका आंसर है। मैं इसको आपको करके भी बता देता हूं, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हमारा 100% है, 100%, ठीक है। इस पे हमें प्रॉफिट मिलता है 170% प्रॉफिट, तो यानी सेलिंग प्राइस क्या हो जाता है हमारा? हो जाता है हमारा 270, ठीक है। और प्रॉफिट हो जाता है हमारा 170, प्रॉफिट हो जाता है हमारा 170। लेकिन कॉस्ट प्राइस अगर हम बढ़ा दें, ये अगर हम कॉस्ट प्राइस बढ़ा दें 120, ये बढ़ा दें, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमारा? 120, प्रॉफिट कितना हो जाएगा देखो। 120 से लेस, 270 से 120 लेस करेंगे तो 150 ही प्रॉफिट रह गया ना। और ये इसका कितना परसेंट है? 120 अगर ये होता तो 100% होता, तो बचा हुआ रेस्ट 30 जो है वो 25% है, ठीक है। और जो 120 है वो 100% है, तो 120 प्लस 30 यानी कि 125% है। ये हमारा आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा, मामला आपको समझ आया होगा, आई होप सो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी छांट रहे हैं हम क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, थर्ड। ये भी काफी इजी लग रहा है। 273xy इज डिविजिबल बाय 80, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। अगर इस नंबर को 80 से डिविजिबल होना है, तो ये 80 सबसे पहले कि देखो क्या है, 80 में 2 है, 5 है और मतलब टूज हैं,
8 2 × 2 × 2 और 10 है। अगर इस नंबर को 80 से डिविजिबल होना है तो इस नंबर को 10 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा और 8 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा। 80 से तो तभी होगा ना, अगर ये 80 से डिवाइड होना है इस नंबर को तो सबसे 10 से भी डिवाइड होना चाहिए और 8 से भी डिवाइड होना चाहिए। 10 से डिवाइड होने के लिए जीरो जीरो लगी हुई है, तो यहाँ पे तो जीरो होगा तभी तो जीरो से डिवाइड कटेगा वो पूरा नंबर, है ना। अगर यहाँ 2 होगा तो जीरो से थोड़ी कटेगा, 10 से थोड़ी कटेगा। अगर यहाँ 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, नहीं कटेगा। तो y तो जीरो है, इतना हमें पता हो गया। तो y तो जीरो है, तो यहाँ पे लिख देता हूं y तो जीरो है, इतना पता हो गया। अब कहानी खत्म होगी, उड़ा दो 10 को उड़ा दो। अब 273x को 8 से डिवाइड होना है, तो सवाल तो सिर्फ ये रह गया 273x को 8 से डिवाइड होना है। अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट की जो 3 डिजिट्स हैं, ये लास्ट की जो 3 डिजिट्स हैं, 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि इसको 8 से डिवाइड होना पड़ेगा। फिर यहां पे कुछ भी हो, अगर ये लास्ट 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड हो रही हैं तो वो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है। होगी बात। तो सिंपली हम इसको जो है डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 8 से करते हैं, 1x आया। अब नंबर ऐसा पढ़ो, टेबल ऐसा पढ़ो कि जिसमें 1 आए। 8 2 द 16, तो ये क्या है 6 है। x क्या है यहाँ पे 6 है, तो पूरा नंबर क्या है 23760, 27360। आई होप समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। P into 3/4 is equal to Q into 7/11, देन फाइंड P की रेशो। अब P और Q की रेशो पूछिए, Q तो वहां चला जाएगा और 7 और 3 कटते नहीं है, 4 और 11 कटते नहीं है, तो 4 ऊपर गया वहां पे 28, वहां 28 बन जाएगा और 3 यहां गया 11 पे तो 33, तो 28/28 इज 33। ये तो बड़ा सिंपल था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। Q तो यहां आएगा P के नीचे और 3 और 7 कटते नहीं है, तो 3 नीचे कल इधर जाएगा 11 के पास, तो 3 इंटू 11 33, 4 इंटू 7 28, तो 28/33 हमारी इनकी रेशो हुई। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ ये भी बड़ा सिंपल सवाल है। सिंपल इंटरेस्ट का है, पढ़ो जरा। सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% per annum of a sum of money at the end of 15 years is 250 less than the sum. Find the principal. सिंपल इंटरेस्ट की खास बात, सिंपल इंटरेस्ट में होता क्या है, एक प्रिंसिपल होता है, मान लो 100 रुपए, 2 साल के अगर इंटरेस्ट है 5% पे है, तो 100 का 5% 5 लगा पहले 1 साल तक, और 1 साल बाद फिर 5 लगा, अगर 3 साल लगाना तो फिर 5 लगा, यानी 2 साल में 5% अगर लगता है तो 10% होता है। 3 साल में अगर 5% लगता है तो 15%। 4 साल में 5 × 4 20%। 5 साल में 5 × 5 25%। 6 साल में 5 × 6 30%। सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा होता है कम, क्योंकि वो सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगता है। तो यहाँ पे 15 साल का इंटरेस्ट कितना हुआ 5% के हिसाब से, 15 × 5 75% हुआ ना। प्रिंसिपल 100 है और इंटरेस्ट मिला 75%, और बोल ये रहा है कि जो इंटरेस्ट है वो 250 कम है सम से, प्रिंसिपल से 250 कम है। 75% 100% से कितना कम है, 25% है, और वो दे रखा है 250। 25% 250 है, तो 100% कितना है, इंटू 10,000। हमारा आंसर, ये हमारा आंसर है। अब कैसे, मैं आपको करके बता देता हूं।
सबसे पहले इतना तो समझ आ गया होगा कि 5% लगेगा हर साल, तो 15 साल तक जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो होगा 75%। प्रिंसिपल है 100%। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 25%, जो कि गिवन है रियल में 250 रुपीज। ये कितना टाइम्स है? 10 टाइम्स है। तो ये कितना टाइम होगा? 10 टाइम्स होगा, 1000 होगा। आई होप वही मैंने बताया यहाँ पे। आई होप आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं आप। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मैं देखते ही समझ गया कि ये थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, इतना इजी नहीं है। तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, तो आगे बढ़ते हैं। ये कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन ये भी मेरे को अच्छा नहीं लगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये इजी क्वेश्चन है। इफ 32% ऑफ एनी नंबर इज 270 मोर देन 17% ऑफ द सेम नंबर का 17%, और उसी नंबर का 32%। 32 नंबर है और एक 17 नंबर है, इन दोनों, ये 32% सेम नंबर का उस सेम नंबर के 17% से कितना ज्यादा है? 15% ज्यादा है। 15% ज्यादा है। तो 15% दे रखा है 270। नंबर क्या है? 15% अगर 270 है तो 30% 540 है। 30% अगर 540 है, जीरो जीरो काट दो तो 3% 54 है। अगर 3% 54 है तो इंटू 18 टाइम्स हो रहा है। 3 इंटू 18 54 होता है, तो इंटू 18 टाइम्स 3% का 18 गुना हो रहा है वैल्यू। तो 1%, अगर 100% निकालनी है तो 18 गुना कितना हुआ? 1800। ये हमारा आंसर है। देखो, उसी नंबर का 32 में सबसे पहले तो इतना 15% जो है वो क्या है? 270 है। ठीक है, इसको ऐसा भी कर सकते हैं, इसको 15 से ही डिवाइड कर लो। 5 और 3 है ना, तो 3 से करे तो 90, 5 से करा तो 18, तो ये तो 18 टाइम्स कट रहा है। या फिर इसका डबल कर लो, 30% क्या है? 540 है, तो ये 18 18 गुना है। जीरो जीरो 18 गुना, तो 100% क्या है? 18 गुना ही होगा ना, 1800। बस, दैट्स इट, यही पूछा गया था। अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन। A, B, and C can finish a work in 10, 12, and 15 days respectively. They start working together if B stops after 2 days. हाँ, तो ये हम अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि मेरे को इजी लगा थोड़ा सा क्वेश्चन। एक टाइम एंड वर्क का ऊपर भी है, याद रखना है, लेकिन उससे ये वाला क्वेश्चन इजी है, तो इसलिए मैं इसको अटेम्प्ट करूंगा। अब पढ़ता हूं मैं क्वेश्चन। ए, बी एंड सी कैन फिनिश योर वर्क इन 10, 12 एंड 15 डेज रेस्पेक्टिवली। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर इफ बी स्टॉप्स आफ्टर 2 days। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक ए एंड सी टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क? अगर मैं इसको एग्जाम में करूं ना, ए, बी और सी अकेले अकेले तो 10, 12, 15 दिन में काम को खत्म कर सकते हैं। तीनों काम करते हैं एक साथ, लेकिन बी 2 दिन तक ही काम करता है, उसके बाद छोड़ देता है। यानी कि रेस्ट काम ए और सी ने मिलके किया। शुरू से लेके वो ए एंड सी तो थे, लेकिन बी ने सिर्फ 2 दिन काम किया। तो अगर मैं ये कहूं कि बी ने 2 दिन में कितना काम किया पूछूं, तो देखो, वो अगर वो 12 दिन काम करता अकेला तो 12 दिन में ही काम खत्म कर देता, लेकिन उसने 2 दिन का ही काम किया, यानी 2/12 काम किया उसने, यानी कि 1/6 काम किया ना। 1/6 काम तो बी ने किया, तो रेस्ट काम का मतलब क्या है? यानी बी ने तो 1/6 काम किया। तो ए प्लस सी ने काम किया यहाँ 5/6 काम किया। ठीक है, और ए और सी पूरा काम कितने दिन में कर सकते हैं? इसका फॉर्मूला है, दोनों के इंडिविजुअल रेट्स एक्स और वाई अगर हैं, तो फॉर्मूला है कि दोनों मिलके काम करेंगे एक्स वाई बाय एक्स प्लस वाई दिनों में। ठीक है,
यहाँ पे इंडिविजुअल रेट्स दिए हुए, तो एक्स वाई दे रखा है, यानी कि ए और सी का दे रखा है 10 और 15, यानी 10 इंटू 15/25 डेज में पूरा काम करेंगे, ये पूरा काम करेंगे। लेकिन हमें इनसे काम करवाना है 5/6, तो इसको हम 5/6 लेकर लेंगे, कम दिन लगेंगे। कम काम है तो कम दिन लगेंगे, पूरा काम होता तो इतने दिन लगते, लेकिन हमने 5/6 काम करवाना है इनसे। तो 5, 5, 3, 2 और 5, यानी ए और सी ने जो है वो 5 दिन में 5 डेज काम किया मिलके, यानी ए एंड हाउ लॉन्ग वुड इट टेक ए एंड सी टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। तो रिमेनिंग वर्क इन्होंने 5/6 किया 5 डेज में। ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं। इसको दूसरे तरीके में हम ऐसे ले सकते हैं, जैसे ये सवाल है, यहाँ ये पूरा वर्क है, ठीक है, यहाँ पे ए बी और सी 2 डेज तक ये काम करते हैं, यानी यहाँ पे बी छोड़ देता है, बी से 2 दिन तक काम करता है। उसके बाद ए और सी काम करते हैं पूरा काम, कितने दिन में ये नहीं पता, कितने दिन में रिमेनिंग काम करते हैं ये नहीं पता। तो अगर मैं ए बी सी की बात करूं, तो ए जो है 10 दिन में काम को खत्म कर सकता है, बी 12 दिनों में कर सकता है, और सी 15 दिनों में कर सकता है। अगर मैं मान लूं, हम ना टोटल वर्क को कैलकुलेट कर लेते हैं कि इतने खिलौने हैं ये बनाने हैं टोटल, या फिर इतने टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क हैं। तो वो कैसे आता है, वो इसका एलसीएम आता है, 10, 12, 15 का एलसीएम आता है। अब ये देखो टूज कितने हैं, मैक्सिमम किसमें है, यहाँ पे 4 है, 8 है नहीं कहीं भी, तो 4 ले लिया यहाँ से। अब 3 मैक्सिमम, 3, 9 कहाँ है, तो 3 ले लिया, तो 4 और 3 ले लिया हमने, और एक 5 है यहाँ पे, 25 है नहीं, तो 4, 3 और 5, 4, 3, 12 इंटू 5, 60। तो 60 जो है वो खिलौने हैं, यूनिट्स हैं, ये टोटल इनकी टारगेट है। और इसका मतलब अब अगर हम यहाँ तक समझ गए तो उसके बाद इजी हो जाता है, क्योंकि ए बनाता है 10, ए बनाता है अगर 10 दिन में 60 यूनिट्स बनाता है तो एक दिन में वो 6 यूनिट बनाएगा। अगर बी 12 दिन में 60 यूनिट्स बनाता है तो एक दिन में 5 यूनिट्स बनाएगा। अगर सी 15 दिनों में 60 यूनिट्स बनाता है तो एक दिन में 4 यूनिट्स बनाएगा। और तीनों मिलके 6, 4, 10, 15 यूनिट्स बनाते हैं पर डे, एक दिन की बात कर रहा हूं मैं। तो 15 यूनिट्स बनाते हैं, तो 15 इंटू 2 डेज में इन्होंने 30 यूनिट्स बना लिए, और बचे हुए रेस्ट 30 यूनिट्स बनाने हैं किसने, इन्होंने। 30 यूनिट्स किसने किसने बनाने हैं, रिमेनिंग वर्क ए और सी ने, और ए और सी हर दिन बनाते हैं 10 यूनिट्स बाय 10, यानी कि इनको लगते हैं 3 डेज। पर डे तो 10 बनाते हैं, बनाने 30 हैं, तो इनको लगते हैं 3 डेज रिमेनिंग वर्क करने में। मैंने पहले वाले मेथड से 5 डेज बताया था, 5 डेज में 2 दिन तो इसने इन्होंने बी के साथ काम किया, 2 दिन, तो इन्होंने बचे हुए रेस्ट डेज इन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ बिना बी के काम किए। तो आंसर इसका क्या है, 3 डेज। आई होप आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था, वो इसी टाइप का क्वेश्चन था, इसको भी डिटरमाइन करते हैं। पी क्यू एंड आर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज, 24 डेज, 30 डेज। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एंड वर्क फॉर 4 डेज, आफ्टर विच पी लेफ्ट, पी छोड़ गया 4 दिन बाद। क्यू ऑल्सो लेफ्ट द वर्क 6 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। यहाँ पे थोड़ा कुछ उल्टे तरीके से दिया है कि क्यू जब कब छोड़ता है, काम से 6 दिन पहले छोड़ देता है, काम से खत्म होने से 6 दिन पहले छोड़ देता है, यानी पी भी छोड़ चुका, क्यू भी छोड़ चुका, यानी बच्चे 6 दिन पहले छोड़ता है, इसका मतलब आर ने अकेले जो है 6 दिन काम किया, और तीनों ने मिलकर 4 दिन काम किया। इतना ही हमें दिया है, हमें बीच का नहीं दिया कि क्यू और आर ने कितने दिन काम किया। अगर हमें क्यू और आर का पता लग जाएगा तो हम पूरे दिन बता पाएंगे कि पूरे कितने दिन में काम को खत्म हुआ। देखो मैं बताता हूँ एग्जाम्पल से, देखो ये है, जैसे ये है पूरा वर्क, ठीक है, 4 दिन काम किया पी क्यू और आर ने, 4 डेज काम किया, ठीक है। यहाँ पे क्यू छोड़ के चला गया, यहाँ पे क्यू छोड़ के चला गया, पी छोड़ के चला गया, तो क्यू और आर ने
काम किया कुछ दिन तक, और अलग तरीके से कहा गया है कि क्यू ऑल्सो लेफ्ट द वर्क 6 days बिफोर द, काम यहाँ पे खत्म हुआ उससे 6 दिन पहले यहाँ पे क्यू छोड़ गया, यानी आर ने काम किया 6 days तक, काम यहाँ पे खत्म उससे 6 दिन पहले छोड़ गया, यानी क्यू और कितने दिन में काम किया हमें ये नहीं पता। तो हमें ये पता है कि इन्होंने 4 दिन काम किया, आर ने 6 दिन काम किया, इसका भी पता लग जाएगा तो हम बता देंगे टोटल वर्क कितने दिनों में खत्म हुआ। फिर यूनिट वर्क वाली मेथड आ जाती है, पी क्यू आर, इसमें दे रखा है इंडिविजुअल रेट्स, ये करते हैं 20 दिन में काम पी करता है, और 24 क्यू जो है 24 दिन में करता है, और आर जो है 30 दिन में करता है। इसका एलसीएम जब हम अगर ले लें तो इसका मतलब है कि वो टोटल वर्क हम डिफाइन कर चुके हैं। टोटल वर्क का मतलब कितने खिलौने बनाने हैं और पर डे कितने बनाने हैं वो कैलकुलेट हो जाता है उससे। तो 20, अब इसमें से 2, 4 और 8 मैक्सिमम, देखो 2 है, 4 है, 8 भी है, 16 नहीं है, 16 नहीं है तो 8 ले लिया यहां से, और फिर 3 या 9, 9 नहीं है, 9 नहीं है, 9 नहीं है, 3 है, तो 8 और 3 ले लिया, 24 हो गया। फिर उसके बाद 4, उसके बाद 5, 5 और 25, 5 तो है क्योंकि 0 है, 5 के बाद कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है, 3, 5, 2 है, 8, 3 है, और 2, 2 और 5 है। तो 24 इंटू 5 कितना होता है, 120 यूनिट्स हमने मान लिया कि इतना वर्क है टोटल, इतना काम करना है या इतने खिलौने बनाने हैं। अगर 20 दिन में पी खत्म करता है इतना काम, तो एक दिन में 20/6 6 खिलौने बनाता है। अगर 24 दिन में वो 120 खिलौने बनाता है तो एक दिन में वो 5 खिलौने बनाता है। अगर 30 दिन में 120 खिलौने बनाता है तो एक दिन में वो 4 खिलौने बनाता है, और तीनों मिलके 6 4 10 15 खिलौने बनाते हैं एक दिन में। तीनों मिलके 15 खिलौने बनाते हैं तो 4 दिन में बनाएंगे 60 खिलौने, और बचा हुआ यानी कि 60 खिलौने अब इसने बनाने हैं, इस इधर कंप्लीट होने 60 खिलौने। आर ने 6 दिन में कितना काम किया, 4 इंटू 6, 24 खिलौने बनाए, 60 में से 60 खिलौने बना लिए थे, 60 बचे थे, उस 60 में से 24 खिलौने आर ने बना लिए, तो बचे हुए 36 खिलौने किसने बनाए, क्यू और आर ने। क्यू और आर का मतलब 9 खिलौने पर डे बना रहा है, 36 खिलौने बनाने हैं, तो 9 इंटू 4 डेज में ये पूरे खिलौने बना देंगे। अब टोटल वर्क कितने दिन में काम खत्म हुआ, 4 4 8 और 6 14, 14 डेज, 14 डेज में काम खत्म। इसको दूसरे मेथड से कैसे कर सकते थे हम, अगर मैं बताऊं, देखो दूसरे मेथड से हम कैसे कर सकते थे इसको, कि देखो पी ने ना 4 दिन तक काम किया, सेपरेट कर देते हैं हम सबके काम। ये तो फर्स्ट मेथड था जो कि बेस्ट मेथड था मेरे हिसाब से। पी ने अगर 4 दिन तक काम किया तो पी ने कितना काम किया, कह रहा पी ने 4 दिन तक काम किया, तो पी ने 20 दिन करता तो पूरा काम खत्म था, 4 दिन में 4/20 काम किया, यानी 1/5 काम किया, ठीक है। और कह रहा है कि आर ने 6 दिन काम किया, जैसे मैंने समझाया आपको यहाँ पे कि आर खत्म होने से पहले क्यों छोड़ देता है 6 दिन पहले, तो आर ने 6 दिन, अब क्यू और आर काम कर रहे हैं, क्यू और आर काम करते 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 गए और काम होने से 6 दिन पहले क्यों छोड़ गए, यानी आर ने 6 दिन काम किया, तो आर ने कितना काम किया, 6/30, 6/30 यानी 1/5 काम किया। तो दोनों ने, पी ने इतना काम किया, आर ने इतना काम किया, यानी कि दोनों ने मिलके 2/5 काम किया। अकेले ने, अकेले अकेले की बात कर रहा हूँ, सिर्फ अकेले अकेले की बात कर रहा हूँ, अकेले की 2/5 काम किया, यानी बचा हुआ काम 3/5 वो किसने किया, वो क्यू और आर ने मिलके किया, क्यू और आर ने मिलके किया। अभी मैंने बताया कि अगर क्यू का रेट दे रखा है और आर का रेट दे रखा है, यानी क्यू एक्स दिन में कर सकता है, वाई आर जो है वाई दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलके एक्स वाई बाय एक्स प्लस वाई दिनों में काम को खत्म कर देंगे। क्यू का रेट दे रखा है यहाँ पे 24 और वाई का दे रखा है 30, तो ये दोनों मिलके 24 एक्स वाई बाय एक्स प्लस वाई यानी कि 54 डेज में काम को, पूरे काम को खत्म कर देते, लेकिन काम पूरा नहीं किया इन्होंने, काम इन्होंने 3/5 काम किया, तो इसको 3/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और क्यू और आर का हमें डेज पता चल जाएंगे कि इन्होंने कितने दिन में काम को खत्म किया। अब इसको अगर मैं काटता हूं तो ये आ जाता है 5 6 से 6 9 जा और 3 3 जा और 3 8 जा, तो इन दोनों ने मिलके 8 डेज काम किया है, इन दोनों ने मिलके 8 डेज काम किया।
ओके। आर ने अकेले ने 6 दिन काम किया, ओके, और तीनों ने मिलके 4 दिन काम किया, ओके। 8 6 14 4, नो नो नो, इन दोनों ने मिलके 8 डेज काम किया, अकेले ने नहीं, मतलब मिला के। तो क्यू और आर ने तो पी के साथ भी काम किया था ना, तो वो शुरुआत के 4 दिन काम किया था, शुरुआत के 4 दिन काम किया था तीनों ने मिलके। तो अकेले इन्होंने 4 दिन काम किया ना, अकेले तो इन्होंने 4 दिन काम किया, यानी कि तीनों ने मिलके किया 4 दिन काम, फिर क्यू और आर ने किया 4 दिन काम, और फिर आर ने काम किया 6 दिन काम, तो 14 डेज हमारा इसका आंसर। तो मतलब कहने का मतलब ये वाला मेथड थोड़ा सा बेटर है, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन कम होती है, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन ज्यादा होती है, लेकिन प्रैक्टिस होगी तो वो कंफ्यूजन भी नहीं रहेगी। तो इसका आंसर क्या है? 14 डेज। आगे बढ़े। भाई सारे क्वेश्चन कर लिए, अब बस सिर्फ एक क्वेश्चन रहता है, और वो है ये: अ वेसल कंटेन्स मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन विच वाटर कंसेंट्रेशन is 30%. If 20% water and 30% milk are taken out and replaced with equal quantity of water, then quantity of water increases by what percent of the initial quantity of water in the mixture? देखो इसमें वैसे पेन और पेपर की जरूरत नहीं है, कह रहा है कि 30% वाटर का कंसेंट्रेशन था शुरू में, अगर 100 लीटर पानी था तो उसमें 30% वाटर था, 30 लीटर वाटर था, 70 लीटर मिल्क था। जितना निकाला उतना डाला, वाटर जितना निकाला उतना डाला। तो अगर वाटर 20% निकाला, 30 लीटर वाटर था, अगर उसमें से कुछ 20% निकाला तो उतना ही डाल भी दिया, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन 30% मिल्क डाला, निकाला। इसमें एलिगेशन क्यों नहीं लगाएगा? इस एलिगेशन निकालने का नाम नहीं, एलिगेशन डालने का नाम है। तो यहां निकाला गया, 30% मिल्क निकाला और 30% पानी डाल, और उतना पानी डाल दिया। अब यहाँ पे फर्क आया, 30% मिल्क का मतलब है कि 70 लीटर था पहले, 30% मिल्क यानी कि 21 लीटर निकाल दिया और 21 लीटर पानी डाल दिया। तो 30 लीटर पहले वाटर था, और अब 21 लीटर वाटर और आया, तो अब कितना लीटर हो गया? 51 लीटर हो गया। पहले कितना था? 30 लीटर था। तो पूछा क्या है? पूछा यह है कि इंक्रीज देन क्वांटिटी ऑफ वाटर इंक्रीजेस बाय व्हाट परसेंट ऑफ द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द मिक्सचर। पहले से कितना बढ़ा वाटर? तो 21 लीटर बढ़ा ना। 21 इसका कितना परसेंट है? 70% है। यही हमारा आंसर है। देखो मैं थोड़ा लिख के बताता हूं। अगर 100 लीटर हमारे पास मिक्सचर था तो उसमें मिल्क था 70 लीटर, और वाटर था इसका 70% आंसर, और वाटर था 30 लीटर। 20% वाटर निकाला, मतलब कि 20 कितना, 6 लीटर निकाला और उतना ही डाल दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, कोई फर्क नहीं पड़ा। और इसमें 30% मिल्क निकाला, यानी कि 30% यानी कि 21 लीटर मिल्क निकाला, और इसमें 21 लीटर जो है वो वाटर डाल दिया, पानी डाल दिया। तो ये तो 51 लीटर हो गया ना पहले से, क्योंकि इसका तो कोई फायदा नहीं, जितना निकाला उतना डाला। लेकिन 21 लीटर यहां से मिल्क निकाला और यहाँ पे पानी डाल दिया 21 लीटर, तो अब फाइनल जो है वो 51 लीटर वाटर है, और वाटर का ही पूछा इसलिए मैं मिल्क का कैलकुलेट नहीं कर रहा। लेकिन मैं बता देता हूँ मिल्क यहाँ पे कितना बच गया। मिल्क यहाँ पे 20 लेस करोगे 50, एक लेस करोगे 49 लीटर मिल्क रह गया, और वाटर इतना रह गया। तो बढ़ा कितना? 21 लीटर बढ़ा ना, पहले कितना था? 30 लीटर। इसका परसेंटेज कितना है? ये 70% आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।